अमेरिका में ऐतिहासिक ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। ऐसी सर्जरी जो दुनिया में आज तक नहीं हुई। वहां दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक मरीज में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इंसान के शरीर में सूअर का दिल। यह हुआ है अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर ने 57 साल के डेविड बेनेट नाम के मरीज के शरीर में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट कर दिया। अब मरीज का शरीर तो इंसान का है, लेकिन उसकी धड़कनें एक सूअर के दिल की हैं। बताया गया कि डेविड बेनेट को दिल की इतनी गंभीर बीमारी थी कि डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उनके मेडिकल रिकॉर्ड भी ऐसे थे कि न तो उन्हें इंसान का दिल दिया जा सकता था, न ही आर्टिफिशियल हार्ट पंप उनके शरीर में लगाया जा सकता था। करो या मरो की स्थिति थी। अब एक ही तरीका था जिससे उनकी जान बच सकती थी, सूअर का दिल। ये एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। अमेरिका के मेडिकल रेगुलेटर ने भी सिर्फ इस वजह से इस ट्रांसप्लांट की इजाजत दी कि अगर दिल नहीं मिला तो मरीज की मौत हो जाएगी। 31 दिसंबर को सर्जरी को इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिली। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। 7 घंटे तक ऑपरेशन चला और मरीज में सूअर का दिल लगा दिया गया। ऑपरेशन के 3 दिन बाद मरीज की हालत बिल्कुल ठीक है। उनमें फिलहाल कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। लेकिन इंसान के शरीर में सूअर का, किसी जानवर का दिल कैसे फिट हो सकता है? भला इंसान का शरीर उसके साथ तालमेल कैसे बैठा पाएगा? तो डॉक्टरों ने यूं ही मरीज में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट नहीं कर दिया। मरीज में जिस सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया वो कोई आम सूअर नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी भी सूअर को चुना गया और उसका दिल निकालकर मरीज को दे दिया गया। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर था। मतलब कि उसके शरीर में जो जीन्स थे उनमें डॉक्टरों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव किया था। सीधा सा सवाल है कि इंसान का शरीर क्यों किसी जानवर के अंग को स्वीकार करेगा? वो उसके हिसाब से बना ही नहीं है। ऐसे में वो जानवर के अंग को रिजेक्ट कर देगा। इसी वजह से इससे पहले भी जब सूअर के अंगों को इंसान में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की गई तो वो फेल हो गए थे। लेकिन डॉक्टरों ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। उन्होंने सूअर के शरीर में मौजूद वो 3 जीन्स ही निकाल दिए जिनकी भनक लगते ही मरीज का इम्यून सिस्टम सूअर के अंग को रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा सूअर का एक और जीन निकाला गया ताकि उसके दिल के टिश्यू में जरूरत से ज्यादा ग्रोथ ना हो। और तो और इंसान के 6 जीन्स भी सूअर में डाले गए ताकि मरीज का शरीर उसके दिल को अपना ले। इसके साथ ही उसे एंटी रिजेक्शन ड्रग्स भी दिए गए। जीन्स को मॉडिफाई करने की इस तकनीक पर कुछ साल से काम चल रहा है और यह तकनीक बहुत अहम है, क्योंकि जीन्स ही सूअर के अंगों के इंसान में ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। अगर सीधे सूअर का दिल मरीज को दिया जाता तो उसका शरीर सूअर के दिल को तुरंत रिजेक्ट कर देता। लेकिन अब वैज्ञानिक सूअर के शरीर से ही खतरनाक जीन्स को निकालने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। अब अगला सवाल यह है कि सूअर का दिल ही क्यों? इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट के लिए सूअर का दिल ही क्यों चुना गया? डॉक्टर किसी और जानवर का दिल भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। तो सूअर ऐसा जानवर है जिसके अंग इंसान के अंगों से काफी हद तक मेल खाते हैं। कई साल से सूअर के दिल के वॉल्व इंसानों में ट्रांसप्लांट किए जाते रहे हैं। अभी तो सूअर का दिल इंसान को दिया गया है। इंसानों में ट्रांसप्लांट के लिए सूअर की किडनी, लिवर और फेफड़ों पर भी रिसर्च चल रही है। बल्कि अभी अक्टूबर में तो न्यूयॉर्क में डॉक्टरों ने एक महिला में जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर की किडनी के ट्रांसप्लांट का टेस्ट किया था। तब भी वो बहुत बड़ी कामयाबी मानी गई थी और वो एक्सपेरिमेंट सुर्खियां बन गया था। हालांकि वो महिला ब्रेन डेड थी। अमेरिका में इंसान के शरीर में सूअर के दिल का ट्रांसप्लांट मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर इस ट्रांसप्लांट को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। इसे गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि यह डोनर की कमी के गंभीर संकट से निजात दिला सकता है, लाखों लोगों की जान बचा सकता है। अभी दुनिया में जितने लोगों को अंगों की जरूरत है उसके हिसाब से डोनर मौजूद नहीं है। खासतौर पर अकेले अमेरिका में एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में। डोनर की कमी इतनी भयानक है कि ट्रांसप्लांट के इंतजार में वहां रोजाना 17 मरीज दम तोड़ देते हैं। अब डॉक्टर उस मरीज को मॉनिटर करेंगे और यह देखेंगे कि उसमें सूअर का दिल काम कर रहा है या नहीं। हालांकि विशेषज्ञ अभी ट्रांसप्लांट को कामयाब नहीं मान रहे, क्योंकि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ट्रांसप्लांट ने मरीज को सांसें तो दी, लेकिन वो सांसें 1 हफ्ता चलेंगी, 1 महीना चलेंगी, 1 साल चलेंगी, आगे चलेंगी, ये तो सर्जरी करने वाले डॉक्टर भी नहीं जानते।
स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद दो और विधायक भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति और रोशन लाल के भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके साथ तस्वीर भी ट्वीट कर अपनी पार्टी में स्वागत किया, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य के सियासी भविष्य का रास्ता भी साफ हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस बीच बीजेपी ने खफा नेताओं और विधायकों को मनाने के लिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी में संगठन महामंत्री सुनील बंसल को जिम्मेदारी सौंपी है। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 पीटी कर दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूं और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य को छोड़कर जितने बीजेपी में हैं, अगर हाथ रख देंगे तो मुझे लगता है सब आ जाएंगे, क्योंकि जब नाव डूबती है तो चूहा भी नहीं रहता अंदर, भागम भाग लगी। इन सबको मालूम है कि अब बीजेपी की नैया डूब रही है यूपी में, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा करीब 13 विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार बनाएगी। मोदी जी ने शुरुआत की है, ये शुरुआत वहाँ रुकेगी नहीं। अन्य जिलों के कई जबरदस्त नेता लोग पार्टी छोड़कर वहाँ अपोजिशन के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए आने के लिए तैयार है। इसको हर दिन आपको नया चेहरा देखने के लिए मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें जहाँ जिस दल से जहाँ लाभ मिला वहाँ पर वो जाना पसंद करते हैं, और भाजपा में जितना उनको सम्मान मिला इतना तो कहीं मिल ही नहीं सकता। ऐसे लोग जिनकी अपनी परफॉर्मेंस अपने जनता के बीच में नहीं रही है किसी भी प्रकार की, ऐसे लोग जा सकते हैं और ये कोई विशेष बात नहीं है। और वो जाएंगे तो आप ये देखिए वो सब जो है धरातल पर दिखाई देंगे, कोई भी जीत के नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सैद्धांतिक रूप से, आदर्श रूप से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ, कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और कहा कि उनसे बैठकर बात की जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कुलपति ने पैसे देकर यह पद हासिल किया और इसी का विरोध करने के लिए ये लोग यूनिवर्सिटी का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के एक्शन में आते ही एनएसयूआई कार्यकर्ता लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी जमकर खबर ली गई। हालांकि कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी फिर मजबूती के साथ आगे बढ़े और वहां लगी बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, जबकि कुछ तो झंडे और डंडे लेकर बैरिकेड पर ही चढ़ गए, जिनको नीचे उतारने के लिए पुलिस ने फिर से डंडे बरसाए, मगर इस बार वो और उग्र हो गए और बताया गया कि इन लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया, जिसमें आधा दर्जन पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की, मगर पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली और जल्द ही कई लोगों को हिरासत में लेकर वहां मौजूद एक बस में बैठा दिया गया। इतने पर भी वो लोग शांत नहीं पड़े और जब पुलिस उनको वहां से ले जाने लगी तो कुछ लोग उसी बस की छत पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इनको बस से नीचे उतारने के लिए भी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा
इस प्रदर्शन की अगुवाई एनएसयूआई नेता मंजुल त्रिपाठी ने की, जिन्होंने कुलपति के साथ मौजूदा राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया। जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं इनको हटाया जाए। ग्वालियर के एएसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि कोरोना निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर भी इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाएगा। इस हंगामे से पहले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ वहां एक सभा की, जबकि इस तरह की सभा और रैलियों पर कोरोना की वजह से रोक लगी हुई है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ समर्थक सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। खबर है कि एक दिन पहले कुछ लोगों को प्रदर्शन के समय गिरफ्तार किया गया था और उसी वजह से यह हंगामा हुआ। जब उस बात पर फिलिस्तीन के गुस्साए समर्थक इजराइल के सैनिकों पर पत्थर बरसाने लगे, वो भी एक दो नहीं बल्कि कई लोग। हालांकि जल्दी उन्हें इजराइल के सैनिकों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। फिर तो वहां आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि हंगामा कर लोग इधर उधर भागने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर हमले के साथ आगजनी भी की। कुछ ने वहां डटे रहने की भी कोशिश की, लेकिन उन पर इतने हमले तेज हो गए कि आखिरकार उन्हें वहां से भागना ही पड़ा। रूस के वेरोनिश से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 12 साल की एक बच्ची अपने मुक्कों से पेड़ को धराशायी करती नजर आई। बताया गया कि यह वीडियो 2017 का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बच्ची पेड़ पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती नजर आई। उसके पंच इतने जबरदस्त थे कि पेड़ के परखचे उड़ने लगे। जंगल में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रही वो बच्ची एक पेड़ के पास पहुंची और उसके तने को निशाना बनाकर पंच जड़ने लगी। उसके मुक्के इतने दमदार थे कि वो मजबूत पेड़ भी उनकी मार नहीं झेल पाया। चोट और दर्द की परवाह किए बिना वो बच्ची ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती रही। देखते ही देखते उसने पेड़ को बीच से तोड़ डाला। बताया गया कि एवनिका नाम की इस बच्ची के पिता भी बॉक्सर हैं और वो उसे रोजाना कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। मुक्के बरसाकर पेड़ को तोड़ना भी उसी का एक हिस्सा है। यूपी पर बीजेपी की दिल्ली में बैठक दूसरे दिन भी जारी रहेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी की दिल्ली में बैठक लगातार दूसरे दिन भी जारी रहेगी। खबर है कि एक दिन पहले हुई बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा नहीं हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ सकता है। कोर्ट आज उस कमेटी का ऐलान कर सकता है जो पूरे मामले की जांच करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां चोरी की शिकायत की रिसीविंग कॉपी मांगने पर पुलिस वाले का गुस्सा भड़क उठा। बताया गया कि एक लड़की सचिवालय थाने में मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंची थी, जिसने शिकायत की रिसीविंग कॉपी थाने के एसएचओ सीपी गुप्ता से मांग ली। बस इसी बात पर वो पुलिस अधिकारी ऐसे बिफर गया जैसे उस लड़की ने कोई गुनाह कर दिया हो। यहां तक कि उसने शिकायत करने पहुंची लड़की को सलाखों के पीछे डालने की धमकी तक दे डाली। एसएचओ इस कदर गुस्से में तमतमा गया कि उसने अपशब्दों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। कोई बाप के बुलाओ ना, तुम अपना बाप को बुलाओ। इस बीच कोई दूसरी पुलिस अफसर वहां पहुंच गई, जिसने उस लड़की को रिसीविंग कॉपी मिलने की पूरी प्रक्रिया समझाई। रिसीविंग चाहिए मैडम, बाहर ये तो चले गए। अच्छे से बोलिए। उस अधिकारी की बात लड़की को समझ आ गई, तब जाकर यह हंगामा थम सका। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजनों को रद्द कर दिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राज्य के सभी स्कूलों में इसका आयोजन होना था। सीएम ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर पर ही सूर्य नमस्कार करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस बात की भी अपील की है कि सूर्य नमस्कार को लेकर घर पर होने वाले आयोजन के फोटो वीडियो मीडिया पर लोग अपलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद भी घर पर ही सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3160 नए पॉजिटिव केस आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 2.9 से बढ़कर 3.9% हो गया है। प्रदेश में कुल 11,265 एक्टिव केस हैं। पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन होता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम और बच्चे सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करते रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने आगे लिखा, मेरा बच्चों से आग्रह है कि वो घर पर ही रहकर सूर्य नमस्कार जरूर करें।
सूर्य नमस्कार के साथ प्राणायाम भी करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार से शरीर स्वस्थ होता है और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। कोरोना की वजह से अब चीन में विंटर ओलंपिक्स पर भी खतरा है। यानी कुल मिलाकर अब स्थिति ऐसी है कि विंटर ओलंपिक्स होने हैं चीन की राजधानी बीजिंग में, जहां कोरोना को पहुंचने से रोकने के लिए चीन ने पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन चीन की लाख कोशिशों और बेहद सख्त लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस अब बीजिंग के बेहद करीब पहुंच चुका है। बीजिंग से केवल 1 घंटे की दूरी पर तियानजिन नाम के शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है। पूरे शहर को चीन की सरकार ने लॉक कर दिया है। लॉकडाउन भी बेहद सख्त, लोगों को जरूरी सामान लेने के लिए भी घर से निकलने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि कुल 2 करोड़ से ज्यादा लोग केवल बीजिंग के आसपास के शहरों में ऐसे हैं जिन्हें सख्त लॉकडाउन झेलना पड़ रहा है। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स 4 फरवरी से शुरू होने हैं, मतलब अब उसमें 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। अब चीन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर वायरस का इन्फेक्शन बीजिंग तक पहुंच गया तो विंटर ओलंपिक्स का होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त उस कार की रफ्तार काफी तेज थी और यही वजह रही कि टक्कर लगते ही उस कार में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। खबर है कि उसमें सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। लेकिन इस हादसे में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों बाप बेटे बताए गए। पंजाब पुलिस ने पठानकोट हमले के मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने का दावा किया और बताया कि शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ने आतंकी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया, जो बीते साल नवंबर में पठानकोट में आर्मी कैंप पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल थे। इन आतंकियों के पास से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए, जिनमें 6 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल, 1 राइफल और कारतूस शामिल बताए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे और उनकी पंजाब के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश थी, जिसके लिए सभी आरोपी ISYF के चीफ लखबीर सिंह रोड़े के संपर्क में थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पठानकोट में 2 बार हैंड ग्रेनेड फेंकने की बात भी कबूल की। भारत में कोरोना मरीज फिर से बढ़ने पर हर राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई, जिनमें कर्नाटक भी शामिल है, जहां कड़े नियमों के बावजूद कांग्रेस की पदयात्रा लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। कर्नाटक कांग्रेस ने कावेरी नदी पर बांध बनाए जाने की मांग के साथ ही रविवार को ये पदयात्रा शुरू की थी। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस की ये पदयात्रा तीसरे दिन भी जारी रही। रामनगरम से सामने आई तस्वीर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार भारी भरकम भीड़ के साथ सड़कों पर नजर आए। क्या नेता और क्या उनके समर्थक, सभी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहे। ऐसा लगा जैसे किसी को भी कोरोना का डर ही न हो। रास्ते में मौजूद लोग भी नेताओं पर फूल बरसाकर उनका स्वागत करते दिखाई दिए। कर्नाटक में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वहां 19 जनवरी तक वीकेंड कर्फ्यू और लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी लागू है। इसके अलावा रैलियां, धरनों और प्रदर्शनों पर भी रोक है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की 175 किलोमीटर लंबी पदयात्रा जारी रही, जिसमें भारी भीड़ भी मौजूद दिखी। साल 2022 का पहला टेस्ट खेलते हुए विराट कोहली के बल्ले ने खामोशी तोड़ दी। वो पिछला मैच चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक मैच में उन्होंने शानदार वापसी की। हालांकि वो शतक से फिर चूक गए। विराट कोहली ने 79 रनों की पारी खेली। नवंबर 2019 के बाद से ये विराट कोहली की सबसे बड़ी पारी रही। साल 2020 और 2021 में उनके बल्ले से सबसे बड़ी पारी 74 रनों की रही थी। लेकिन उनकी ये पारी इसलिए भी शानदार रही क्योंकि उनकी पारी की ही वजह से टीम इंडिया पहली पारी में सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची। विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। कोहली के बाद सबसे बड़ा स्कोर चेतेश्वर पुजारा का रहा, जिन्होंने 43 रन बनाए। पहली पारी में विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा की पारियों की मदद से टीम इंडिया ने 223 रन बना लिए। जवाब में बल्लेबाजी करने आई दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान डीन एल्गर भी केवल 3 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बन गए। दक्षिण अफ्रीका ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 17 रन बना लिए।
महामारी के खतरे से लोग बेपरवाह दिखे, लेकिन दिल्ली सरकार ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजधानी के सभी निजी दफ्तरों को बंद करने का फैसला किया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश दिया कि कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे। यानी निजी दफ्तरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इससे पहले निजी दफ्तर 50% की क्षमता के साथ खुले थे, यानी आधे कर्मचारियों को दफ्तर आकर काम करने की इजाजत थी। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों या जिनको छूट दी गई है उन पर यह नियम लागू नहीं होगा और वो दफ्तर आकर काम कर पाएंगे। जबकि एक दिन पहले ही दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद करने के आदेश दिए गए थे, यानी वहां बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि वहां से खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी और खाना पैक करवाकर ले जाने की छूट जरूर होगी। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा। खबर है कि पंजाब चुनाव से पहले गठबंधन पर आम आदमी पार्टी और किसान नेताओं के बीच बात नहीं बनी। पता चला है कि किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आम आदमी पार्टी से 60 सीटों की डिमांड की थी, जबकि अरविंद केजरीवाल केवल 10 सीटें देने के लिए माने और इसलिए आम आदमी पार्टी और किसान नेताओं के बीच गठबंधन पर बात नहीं बनी। किसान आंदोलन के बाद बने संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद खबर आई कि किसान नेताओं के इस मोर्चे से आम आदमी पार्टी की बात चल रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी। खबर है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बलबीर सिंह राजेवाल और दूसरे किसान संगठनों ने आम आदमी पार्टी का गांवों में और पंजाब में प्रचार किया था, लेकिन इस बार वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में। यूपी में सियासी खेल शुरू हो चुका है। यूपी के बिधुना से एमएलए विनय शाक्य के घर में ही सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी की विधायक की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो जारी कर कहा कि हमारे पिता को जबरन उनके चाचा लखनऊ लेकर गए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि पिताजी को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने लखनऊ लेकर गए हैं। विधायक विनय शाक्य को 2018 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तभी से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। विनय शाक्य बोलने में अक्षम भी हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद परिवार सामने आ गया और विधायक की बेटी के आरोपों से इनकार कर दिया है। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। बेटी के आरोपों पर विधायक समेत उनकी मां और सुरक्षा कर्मी ने सफाई दी है। विधायक लखनऊ नहीं बल्कि घर में ही हैं। एमएलए की मां का कहना है कि वो किसी के बहकावे में इस तरह का बयान दे रही हैं। विधायक किसी तरह के बंधन में नहीं हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मी ने भी आरोपों को गलत बताया है। सब गलत है आरोप, कोई सही नहीं है। इलेक्शन की वजह है इसलिए, और कुछ नहीं है। क्या लोग इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, सही पूछो उसे। चाहते हैं क्या? और क्या है? वो जितना भी बोल रही है सारा कुछ झूठ बोल रही है। अगर अपहरण किया होता है, वो 3 साल से 4 साल से हमारे साथ रह रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी के साथ या अपने बच्चों के साथ जाना चाहते, तो वो मना कर देते हैं। और आपको यकीन नहीं तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। और वो अपनी स्वेच्छा से हम लोगों के साथ रह रहे हैं, और वो जहाँ जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है वो गलत कहा है। माननीय विधायक बिधुना विनय शाक्य जी की सुरक्षा में मैं 2019 से हैं, और जहाँ जाते हैं वो उनके साथ जाता हूँ। मगर जो न्यूज़ चल रही है वो फेक है। नेताजी अपने इच्छा से माताजी के साथ रहते हैं, और जब से मैं आया उनके साथ ही हैं, और वो माताजी जी सेवा करती हैं उनकी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वेतन बढ़ोतरी की मांग पर प्रदर्शन कर रही पुलिस वालों की पत्नियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी से मारपीट भी की गई। यह घटना 3 दिन पहले हुई थी, जिसका वीडियो अब सामने आया।
जिसमें दिखा कि नेशनल हाईवे 53 को खुलवाने गई एएसआई दिव्या शर्मा की प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बुरी तरह पिटाई कर दी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उन्हें खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला। अरे नहीं भाई। लेकिन ये देख वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले फौरन एक्शन में आए और उन्होंने भीड़ के चंगुल से किसी तरह उस अधिकारी को बचाया। इस मारपीट और हंगामे से पहले इन लोगों ने एक और अधिकारी रत्ना सिंह के साथ भी धक्का मुक्की की कोशिश की। हालांकि वो वक्त रहते वहां से निकलने में सफल रहीं। असल में वेतन के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का कुछ समाज सेवियों ने समर्थन किया था। बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी पर ये लोग भड़क गईं और उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और इसी हंगामे के दौरान ये मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाली महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यूपी में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। मंगलवार देर रात दिल्ली में बैठक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। यह बैठक आज भी जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को अमित शाह ने क्षेत्रवार फीडबैक भी लिया। सीटों पर चर्चा नहीं हुई। आज होने वाली इस बैठक में पहले चरण के लिए टिकटों पर चर्चा होगी। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। श्रीनगर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां लेह हाईवे पर बर्फीला तूफान आ गया। इसकी वजह से पहाड़ों से बर्फ के बड़े टुकड़े खिसककर तेजी से नीचे गिरते दिखे, जिनसे कुछ ही मिनट में पूरा हाईवे जैम हो गया। जिस तेजी से बर्फ नीचे गिरी उससे वहां सफेद बादल बन गए। बर्फीले तूफान ने आसपास की सब चीजों को ढक दिया। इस खतरनाक तूफान की वजह से हर तरफ सफेद चादर बिछी दिखाई दी। वहां घर की छतों और पेड़ों पर भी बर्फ लदी हुई नजर आई। बिहार के मधेपुरा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में खराब खाना दिए जाने पर छात्र भड़क गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। बताया गया कि वहां इससे कई लोग बीमार भी पड़ गए, जिसकी वजह थी मेस में मौजूद गंदगी। वहां खाना बनाने की जगह के पास सड़ी गली सब्जियों का ढेर दिखाई दिया। छात्रों ने दावा किया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद वो लोग हंगामे पर उतर आए। पैसा मांगने वक्त वो लोग आ जाते हैं, ले लेते हैं। उसको कंप्लेन करने के बाद वो फिर आ ही नहीं। वहीं मेस के संचालक ने सफाई दी कि हर दिन साफ सफाई में जो कचरा निकलता है उसके ना हटाए जाने से थोड़ी गंदगी है। मेडिकल कॉलेज का कोई सफाई यहाँ पे अगर रख भी देते हैं तो कोई उठा के नहीं, गाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हफ्ते भर तक चली हिंसा में अफगानिस्तान और मध्य एशिया के आतंकी संगठनों का हाथ बता दिया। मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान में करीब 1 हफ्ते तक चली हिंसा का दौर थम गया, जिसके बाद मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां की सेना के जवानों ने सड़कों पर मार्च निकाला। वहां के राष्ट्रपति पहले ही रूस की सेना के जवानों को वापसी के लिए कह चुके हैं। दंगे और हिंसा थमने के बाद अलमाती की सरकारी इमारतों पर पूरी तरह कालिक पुती दिखी। ये वही इमारतें हैं जो पूरी तरह सफेद हुआ करती थीं, लेकिन आगजनी के कारण इमारतें काली पड़ गईं और उन पर लगे झंडे भी झुक गए। हिंसा में 164 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 8000 लोग अब तक हिरासत में हैं। वहां के राष्ट्रपति ने दावा किया कि हिंसा के दौरान सड़कों पर जो हजारों लोगों की भीड़ दिखी वो हथियारबंद आतंकियों की भीड़ थी। इसके पीछे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ और देशों का हाथ बताया गया। ओडिशा सरकार ने छात्रों को तोहफा दिया। ओडिशा कैबिनेट ने राज्य सेवा आयोग में प्रतियोगियों के लिए उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 38 कर दी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी शिमला में भारी बर्फबारी के बावजूद बिजली लाइन ठीक करने के काम में जुटे नजर आए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगवाई, जिसके लिए उन्होंने खुद 780 रुपए चुकाए। प्रिकॉशन डोज के लिए कि हम एलिजिबल हैं और उसके बाद आज हमने यहाँ प्रिकॉशन डोज ली। यूपी और पंजाब समेत 5 चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक के बाद छोटी पार्टियों ने भी डिजिटल तरीके से प्रचार की तैयारी तेज कर दी। इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी डिजिटल कैंपेन के लिए एक वॉर रूम लखनऊ में तैयार किया, जिसके जरिए पार्टी से जुड़े चुनावी कार्यक्रम और नेताओं के भाषणों को वोटरों तक पहुंचाया जा रहा है।
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पूरी तरीके से तैयार है डिजिटल कैंपेन करने के लिए। फेज 1 10 फरवरी शामली, इस तरीके से पोस्टर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इस वॉर रूम की कमान ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर संभाल रहे हैं, जिन्होंने बताया कि जल्द ही 10 लाख व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप तैयार किए जाएंगे ताकि पार्टी और गठबंधन की बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जनता के बीच में हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। देश भर में 3000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवानों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक हवाई अड्डों की सुरक्षा संभालने वाली सीआईएसएफ के अब तक 1300 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें दिल्ली में मौजूद सीआईएसएफ के मुख्यालय में तैनात करीब 45 लोगों को भी कोरोना होने की खबर है, जबकि सीआरपीएफ के 257 और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 116 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के 101 और सशस्त्र सीमा बल के भी 79 जवानों को कोरोना हो गया। इसके अलावा कोरोना की मार से एनएसजी और एनडीआरएफ भी नहीं बच पाई और दोनों ही फोर्स के 3 जवान कोरोना से बीमार पड़ गए हैं। मशहूर गायिका लता मंगेशकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं, जहां लता मंगेशकर की हालत स्थिर बताई गई। खबर है कि कोरोना की चपेट में आई लता मंगेशकर में हल्के लक्षण पाए गए। 92 साल की गायिका की कोरोना रिपोर्ट 2 दिन पहले पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लता मंगेशकर के घर वालों ने उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने का फैसला लिया था। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच संवाद का सिलसिला जारी है। आज दोनों देशों के कोर कमांडर के बीच 14वें दौर की बातचीत होगी। बैठक सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। बैठक चीनी इलाके चुशूल मोल्डो में होगी। बैठक से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद की जा रही है। इस बार बातचीत का मुद्दा फ्रिक्शन एरिया हॉट स्प्रिंग से सेना को पीछे करने पर सहमति है। इससे पहले दोनों देशों के बीच गलवान पेंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के साथ ही गोगरा इलाके से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वहीं अक्टूबर में 13वें दौर की बैठक बेनतीजा रही थी। चीन की तरफ से तल्ख बयान जारी किए गए थे, जिसका भारत ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया था। मणिपुर के इंफाल में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इस वारदात से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस वाले वहां पहुंचे और नाराज प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान इन लोगों ने जगह जगह आगजनी की, जिसे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने फौरन बुझा दिया। इस वारदात से पूरे इलाके में तनाव दिखा, लिहाजा हालात न बिगड़े इसके लिए वहां पुलिस बल ने मार्च किया। जिन 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनके घरों में मातम पसर गया। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पीड़ित परिवारों को ढांढस बनाने उनके घर पहुंचे और उन्होंने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। Within short time, they will searching the main culprit or some other. मुख्यमंत्री से भरोसा मिलने के बाद लोगों ने रास्ता खाली कर दिया, जिसके बाद दोनों के शवों का कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई से अहमदाबाद के बीच तेजस एक्सप्रेस अब 5 दिन नहीं चलेगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही चलेगी। कोरोना संकट की वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया। इससे पहले तेजस एक्सप्रेस हफ्ते में 5 दिन चलाई जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे तमिलनाडु को 11 मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे। इसके अलावा वो राज्य में चल रही कई और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। मॉरिस ने बताया कि अब वो कोचिंग करते नजर आएंगे। शरद पवार के महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए ये पूछ लिया कि उन्होंने किस हक से राज्य के मंत्रियों के साथ मीटिंग की। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शरद पवार जी को अपने पद का चार्ज सौंपा है? जिसके जवाब में शिवसेना ने पवार को महाविकास आघाड़ी सरकार का मेंटोर बोल दिया। शरद पवार जी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार के परामर्शदाता हैं, मेंटर हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में एस्मा लागू कर दिया। इस कानून के तहत जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकते। ये फैसला तब लिया गया जब डॉक्टरों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक साथ छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया। हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लड़ाई में बाधा डालने का काम किया है।
डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमने सारी अपनी डिमांड सरकार को भेज दी थी, लेकिन सरकार ने इस पे कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया। हरियाणा में एस्मा लागू होने के बाद अंबाला के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी सामने आए और दावा किया कि अस्पतालों में डॉक्टरों के ऐलान का कोई असर देखने को नहीं मिला। सारी ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है, पूरे जिले में सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से आम आदमी पार्टी दमखम से मैदान में उतर चुकी है। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे, जहां मोहाली में वो दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। चंडीगढ़ नगर निगम में पार्टी की जीत ने उसका मनोबल दिया है और उसे उम्मीद है कि इस बार वो चुनाव में जरूर बाजी मारेगी। 2017 के चुनाव में पार्टी ने 20 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रहने में कामयाब हुई थी और यही वजह है कि अब पार्टी पहले नंबर पर आना चाहती है और पंजाब में सरकार बनाना चाहती है। इसी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं, जहां पर वो मोहाली में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। 64 साल के बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी। गडकरी फिलहाल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण महसूस कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोरोना संक्रमित पाए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, वो भी होम क्वारंटीन है। गडकरी ने ट्विटर पर लिखा, मैं आज हल्के लक्षणों के साथ कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं। सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर दिया है और मैं होम क्वारंटीन में हूं। मेरे संपर्क में आए लोगों से अनुरोध करता हूं कि खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। गुजरात के गिर सोमनाथ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि स्कूल बस की जबरदस्त टक्कर के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी एक क्रेन से टकरा गई और इस हादसे की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि बस की टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने काफी संभलने की कोशिश की, लेकिन सामान लदा होने की वजह से ट्रॉली ने उसे भी आगे धकेल दिया और ट्रॉली सड़क के किनारे खड़ी एक क्रेन से टकराकर पलट गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग होकर सड़क के दूसरी ओर बढ़ता नजर आया। आनन फानन में आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे और ट्रॉली पर बैठे मजदूरों को बचाने में जुट गए। इसके कुछ देर बाद ट्रैक्टर को टक्कर मारने वाली स्कूल बस भी सड़क के किनारे आकर रुक गई और उसमें बैठे बच्चे बाहर उतरते दिखे। गनीमत यह रही कि स्कूल बस में बैठे बच्चों को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई। नाइट कर्फ्यू पर आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू अब 1 हफ्ते की देरी यानी 18 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया। मकर संक्रांति और दूसरे त्योहारों की वजह से सरकार ने अपना ये फैसला बदला। ईडी का नया दफ्तर दिल्ली में बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। अब दिल्ली में मौजूद ईडी के तीनों दफ्तर इसी इमारत से एक साथ काम कर सकेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुबह से 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। वो पहले दिन टिहरी और हरिद्वार में रहेंगे, जबकि दूसरे दिन रुद्रपुर में पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। झारखंड की जामतारा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मास्क पर अजीब बयान दे दिया। ज्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, MBBS डॉक्टर बता रहा हूँ, ज्यादा मास्क मत लगाए, भीड़ भाड़ जगह पे लगाए। जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया और इरफान अंसारी के बहाने राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। भोपाल में 3 दिन से एक वीडियो वायरल है, जिसमें पेशे से प्रोफेसर एक महिला एक फल बेचने वाले आदमी पर भड़क गई। बताया गया कि फल बेचने वाले आदमी का ठेला सड़क पर खड़ी महिला की गाड़ी से टकरा गया था, जिसके बाद उस महिला ने हंगामा शुरू कर दिया और ठेले पर रखे फलों को उठाकर नीचे फेंकने लगी। उस महिला ने एक एक कर कई फल सड़क पर गिराए और इस दौरान वो लगातार बहस करती नजर आई। फल वाले को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने महिला को रोकने की कोशिश की तो उस महिला का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। इस दौरान कुछ लोग वहां से गुजरते दिखे, जो कुछ देर के लिए रुके तो जरूर, लेकिन किसी ने उस महिला को ऐसा करने से रोका नहीं। बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं। 3 दिन पुराना ये वीडियो वायरल होते ही प्रशासन भी एक्शन में आ गया। भोपाल के कलेक्टर ने ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया।
मौसम विभाग ने मुंबई में कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की है। औसत तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। मुंबई के लोगों के लिए भी इस तरह की ठंड कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि लोग अचानक सर्द हवाओं का सितम झेलकर परेशान भी हैं और हैरान भी हैं, क्योंकि सोमवार का मुंबई का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री पिछले 10 सालों में जनवरी में शहर का सबसे कम तापमान रहा। मतलब एक दशक का सबसे ठंडा दिन। और अनुमान तो यह है कि अभी ठंड और बढ़ने वाली है, इसलिए मुंबई के लोग सर्द हवाओं से अचानक हुए हमले से सख्ते में आ गए और ट्विटर पर थोड़ी ही देर में #मुंबई विंटर ट्रेंड करने लगा। कोई कहने लगा कि उसे किसी दूसरे शहर में होने का एहसास हो रहा है, तो कोई गर्म कपड़ों वाली अपनी तस्वीर इंटरनेट पर डालने लगा। और मुंबई की सर्दी पर बात करने वालों में आम लोगों के साथ ही हिंदी फिल्मों के कई सितारे भी जुड़ गए। लेकिन मुंबई के लिए ये परेशानी इसलिए बड़ी हो सकती है क्योंकि मौसम विभाग ने अभी कुछ और दिन ऐसे ही मौसम की चेतावनी दी है और ये अनुमान जताया कि अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह मुंबई के लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ता रहेगा। इस दौरान औसत तापमान 4 से 6 डिग्री तक नीचे बना रहने का अनुमान है और इसका असर केवल मुंबई में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हो सकता है। दावा तो यह है कि उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश तक सर्द हवाएं पहुंच रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर की वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने का असर हो रहा है। मतलब यह कि एक तरफ महाराष्ट्र में अरब सागर में चल रही हलचल की वजह से बारिश हो रही है, दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों से सर्द हवाएं पहुंच रही हैं। दोनों हलचल एक साथ होने की वजह से ऐसा सर्द मौसम बना रहा है जो आमतौर पर मुंबई में नहीं होता। कर्नाटक के मंगलुरु में केमिकल लीक होने से 20 कर्मचारी बीमार पड़ गए। कर्नाटक के मंगलुरु के एक प्लांट में केमिकल लीक होने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वहां काम करने वाले 20 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में चल रहे सैनिटाइजेशन के काम का जायजा लिया। पिछले कुछ दिनों में संसद के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आने वाले बजट सत्र की व्यापक तैयारियां की जा रही है। कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना हो। सूरत में एक नाव पलटने से 10 लोग डूब गए, जिनमें 3 लोगों को बचा लिया गया। साथ ही 2 के शव बरामद हुए। हालांकि अब भी 5 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया। कोरोना की वजह से बढ़ रही पाबंदियों के बीच दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में कई मजदूर अपना सामान समेटकर गांव लौटने की तैयारी करते नजर आए। इन लोगों ने दोबारा लॉकडाउन लगने के डर को इसकी वजह बताया। क्या करें, यही सोच में आती है कि लगेगा दोबारा, इसलिए जाना पड़ रहा है गाँव को। कुछ मजदूरों ने यह भी दावा किया कि कोरोना को लेकर लगी पाबंदियों की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया। डर सता रहा है ना, जो कहीं हो जाएगा तो फिर खाने में दिक्कत हो जाएगा, जाने में दिक्कत हो जाएगा। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ समर्थक सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। खबर है कि एक दिन पहले कुछ लोगों को प्रदर्शन के समय गिरफ्तार किया गया था और उसी वजह से यह हंगामा हुआ, जब उस बात पर फिलिस्तीन के गुस्साए समर्थक पत्थर बरसाने लगे। इजराइल के सैनिकों पर पत्थर बरसाने लगे, वो भी 1-2 नहीं बल्कि कई लोग। हालांकि जल्दी उन्हें इजराइल के सैनिकों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। फिर तो वहां आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि हंगामा कर लोग इधर उधर भागने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर हमले के साथ आगजनी भी की। कुछ ने वहां डटे रहने की भी कोशिश की, लेकिन उन पर इतने हमले तेज हो गए कि आखिरकार उन्हें वहां से भागना ही पड़ा। जावेद अख्तर के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में गीतकार जावेद अख्तर के ट्वीट पर बीजेपी हमलावर हो गई, क्योंकि जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में पीएम की सुरक्षा में चूक को काल्पनिक खतरा बताया। यही नहीं, उन्होंने हरिद्वार धर्म संसद में हुई भड़काऊ बयानबाजी पर प्रधानमंत्री के चुप रहने पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी ने भी उन पर जोरदार पलटवार किया। जावेद अख्तर जैसे लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है। ब्रह्मोस मिसाइल के आधुनिक वर्जन का आईएनएस विशाखापट्टनम से सफल परीक्षण किया गया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई दी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उन पर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार का आरोप है।
ओडिशा के कटक में वहां के मशहूर अभिनेता मिहिर दास का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी उनके निधन पर दुख जताया। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद ये सस्पेंस बन गया कि वो दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर जाएंगे या नहीं। टीम इंडिया को 1 टेस्ट के बाद 19 जनवरी से वनडे सीरीज में हिस्सा लेना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त उस कार की रफ्तार काफी तेज थी और यही वजह रही कि टक्कर लगते ही उस कार में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। खबर है कि उसमें सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। लेकिन इस हादसे में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों बाप बेटे बताए गए। केंद्र सरकार जल्द ही चिप वाला ई पासपोर्ट जारी करने जा रही है। खबर है कि योजना के तहत जो ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे उनमें एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगी होगी और इसी माइक्रोचिप में पासपोर्ट बनाने वालों की सारी जानकारियां स्टोर रहेंगी। दावा किया जा रहा है कि इस माइक्रोचिप में स्टोर जानकारी को एयरपोर्ट पर स्कैन किया जा सकेगा, जिससे जांच में लगने वाला वक्त भी घट जाएगा। सरकार का दावा है कि ई पासपोर्ट के जरिए पासपोर्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि माइक्रोचिप में छेड़खानी की जानकारी तुरंत एयरपोर्ट पर लगे सिस्टम के पकड़ में आ जाएगी और पासपोर्ट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 20,000 अधिकारियों और राजनयिकों को चिप वाले ई पासपोर्ट जारी भी कर चुकी है। यूपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले घर घर अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत बीजेपी के बड़े नेता 5 लोगों की अलग अलग टीमें बनाकर राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी कड़ी में योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के हजरतगंज में एक सिलाई की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने वहां सिलाई मशीन भी चलाई। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इस वक्त मशीन यहाँ पर चला रहे हैं। इससे पहले लखनऊ के दूसरे इलाकों में भी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजेश पाठक ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने वाले लोगों को तिलक भी लगाया। जितने लाभार्थी उनसे मिल रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी के इस अभियान पर सवाल उठाए। भाजपा के लोग जो संक्रमण के बीच से आए हैं, लोगों के बीच घर घर जाकर घर घर कोरोना न फैला दें। कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने की भी बात कही। बिहार के नवादा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक गाड़ी बेकाबू होकर बीच सड़क पर ही पलट गई, जिसके बाद उसमें रखी शराब को लूटने की होड़ मच गई। राज्य में शराबबंदी के बावजूद इन शराब की बोतलों को उस गाड़ी में छिपाकर ले जाया जा रहा था। तभी नवादा के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में वो गाड़ी पलट गई और फिर वहां शुरू हो गया शराब की बोतलों को लूटने का सिलसिला, जिससे जितना बन पाया वो उतनी बोतलें लेकर भागने लगा। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस लूटपाट से दूर रहे। हम तो ऐसा देख रहे हैं, लूटा गया, भाग गया ड्राइवर और देखते सब लूट के बोतल कार्टून ले जा रहा है। इस बीच खबर मिलते ही वहां पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद तो उस गाड़ी के नजदीक इकट्ठा हुए लोग दौड़कर भाग निकले। जब तक टीम नहीं पहुंची है तब तक कुछ लूटपाट हुई है, उसकी छानबीन की जा रही है। बाद में पुलिस ने उस गाड़ी के साथ शराब की सभी बोतलें भी जब्त कर ली और इस मामले से जुड़े शराब कारोबारी का पता लगाने में जुट गई। हैदराबाद में कस्टम्स विभाग ने बैंडेज में छिपाकर लाखों के सोने की तस्करी के खेल का पर्दाफाश कर दिया। ये कार्रवाई 2 दिन पहले राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर की गई थी, जहां कस्टम्स विभाग के एक अफसर ने संयुक्त अरब अमीरात से पहुंचे एक यात्री को रोक लिया था और उसकी चेकिंग की गई थी, जिसमें उसके पास पेस्ट की तरह डाला हुआ 970 ग्राम सोना मिला। इस कार्रवाई का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, जिसमें साफ दिखा कि आरोपी के बाएं पैर पर बंधी बैंडेज को कैंची से काटा गया। उसका एक सिरा कट जाने के बाद कस्टम्स के अधिकारी ने उसे आरोपी के पैर से निकाला और फिर टेबल पर रखकर उस पट्टी को धीरे धीरे काटना शुरू किया। उन्हें रुई और टेप के बीच में सोना मिला, जिसकी कीमत करीब 47 लाख रुपए बताई गई। पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ के जवानों ने 8 लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ की टीम ने भारी बर्फबारी में फंसे 8 लोगों की जान बचा ली। इसके लिए टीम को करीब 5 फीट तक बर्फ से भरी सड़कों पर 14 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा की पुलिस ने कड़ाके की ठंड से लावारिस गायों को बचाने के लिए जगह जगह अलाव के इंतजाम किए। मध्य प्रदेश के छतरपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त उस कार की रफ्तार काफी तेज थी।
और यही वजह रही कि टक्कर लगते ही उस कार में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। खबर है कि उसमें सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। लेकिन इस हादसे में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों बाप बेटे बताए गए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ गई। सीबीडीटी ने साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर उनका हालचाल जाना। इन दोनों मुख्यमंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दिल्ली में कोरोना संकट की वजह से होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने नई पहल की। सीएम ने बताया कि घर पर मौजूद ऐसे लोगों के लिए सरकार ऑनलाइन योग क्लास चलाएगी, जिसके लिए मरीजों को एक लिंक के जरिए खुद को रजिस्टर करना होगा। इससे तकरीबन 40,000 मरीजों को फायदा मिलेगा। अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। फरवरी में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कोरोना संकट की वजह से टालने का फैसला लिया गया। आईपीएल के अगले सीजन के लिए वीवो की जगह टाटा को टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया। टाटा का प्रपोजल सबसे अच्छा था, जिसमें बीसीसीआई को काफी वित्तीय लाभ भी हो रहा है। ब्रेक के बाद लौटते हैं।